So hey everyone, welcome back to the class. So we were doing the subject bookkeeping and accountancy of class 11th. In bookkeeping and accountancy, we were doing first chapter, that is introduction to bookkeeping and accountancy. मैंने इस चैप्टर के आई गेस 2 to 3 लेक्चर्स अपलोड कर चुकी हूँ. सो आई गेस ये हमारा 4th लेक्चर होगा of bookkeeping and accountancy chapter 1. So फर्स्ट चैप्टर हम कर रहे हैं. हमने इसके ऑलमोस्ट बहुत सारे कंसेप्ट्स कवर अप कर चुके हैं. जिसने भी वीडियो आगे के लेक्चर्स मेरे प्रीवियस वाले नहीं देखे हैं, दे कैन गो एंड वॉच. आपको प्रीवियस के सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे. ओके, तो अब इन दिस लेक्चर वी वर starting from some of the important concepts of bookkeeping and accountancy. Some of the important concepts क्या है, हमने प्रीवियस लेक्चर में तीन कंसेप्ट हमने कवर कर लिए थे. इट इज बिजनेस एंटिटी, मनी मेजरमेंट एंड कॉस्ट कंसेप्ट, राइट. सो एक बार मैं रिकैप करूंगी फर्स्ट स्टार्टिंग से बिजनेस एंटिटी से, देन विल गो ऑन फर्दर. वन लाइन में आपको बताऊंगी क्या था, बाकी हम तीन कंसेप्ट में ब्रीफ में बता दूंगी, बाकी हम आगे कंटिन्यू करेंगे बिकॉज वी नीड टू कवर अप दिस फर्स्ट चैप्टर ऑफ थियोरी पार्ट. ये पूरा फर्स्ट चैप्टर क्या है, हमारा थियोरी बेस्ड है, लेकिन क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, थियोरी हमें पता होनी चाहिए ऑफ अकाउंट्स. तो पहला क्या था, ये जो बोला है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट. इन दिस क्या बोला था, बिजनेस इज नॉट इक्वल टू ओनर. बिजनेस अलग है और ओनर अलग है. बिजनेस और ओनर दोनों अलग अलग होते हैं, यानी बिजनेस का पैसा और ओनर का पर्सनल पैसा अलग माना जाता है. ओके. सेकंड क्या था, सेकंड मनी मेजरमेंट. मनी मेजरमेंट कंसेप्ट में हमने क्या सीखा था, अकाउंटिंग में सिर्फ वही चीजें लिखी जाती है जिनकी वैल्यू पैसे में बताई जा सकती है, वो रिकॉर्ड होगा. ओके, दैट इज द मनी मेजरमेंट कंसेप्ट. थर्ड था हमारा कॉस्ट कंसेप्ट. इसमें हमने क्या देखा था, इसमें हमने पढ़ा था एसेट्स हमेशा उस कीमत पर रिकॉर्ड किया जाता है जिस कीमत पर उसे खरीदा गया हो. ओके, मार्केट प्राइस बढ़ जाए या घट जाए, बुक्स में परचेज प्राइस ही रहेगी. तो परचेज प्राइस इज इक्वल टू रिकॉर्ड प्राइस, ये था हमारा कॉस्ट कंसेप्ट. Now today we will start with consistency concept. Okay, let's begin. Consistency concept, बिजनेस जिस अकाउंटिंग मेथड को एक बार चुनता है उसे हर साल वही मेथड फॉलो करना चाहिए. वेरी ट्रू है ना. अगर बिजनेस जिस अकाउंटिंग मेथड को एक बार चुन लेता है उसे हर साल उसी मेथड को फॉलो करना चाहिए. ऐसा नहीं कि अभी ये साल ये मेथड किया, अभी अगले साल दूसरा मेथड कर लेते हैं. ऐसा नहीं करना चाहिए. एक ही मेथड कंसिस्टेंसी से फॉलो करना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल के तुम समझेंगे, अगर कंपनी हर साल स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन निकालती है. स्ट्रेट लाइन मेथड क्या है, एक डेप्रिसिएशन निकालने का मेथड होता है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन मेथड. स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन निकालती है तो हर साल वही मेथड इस्तेमाल करेगी. समझा, दैट इज योर कंसिस्टेंसी कंसेप्ट. इसको सिंपल वे में याद करेंगे, सेम मेथड एवरी ईयर, दैट इज योर कंसिस्टेंसी कंसेप्ट. क्लियर. लेट्स मूव ऑन टू फर्दर. फिफ्थ वन, कंजर्वेटिज्म. कंजर्वेटिज्म क्या है, कंजर्वेटिज्म अकाउंटिंग में प्रॉफिट का अनुमान नहीं लगाते. अकाउंटिंग में प्रॉफिट का अनुमान नहीं लगाते, लेकिन संभावित लॉस का ध्यान रखते हैं. प्रॉफिट का अनुमान नहीं लगाते, लेकिन लॉस कितना हो सकता है उसका संभावित ध्यान रखते हैं. लेट्स से फॉर एग्जांपल, एक प्रोडक्ट की कॉस्ट प्राइस 25,000 रुपीज है, मार्केट प्राइस 20,000 रुपीज है. बुक्स में 20,000 माना जाएगा, नॉट 25,000. बुक में क्या माना जाएगा, 20,000 रुपीज, क्योंकि लॉस हो सकता है, यानी लॉस का अनुमान लगा लिया है. प्रॉफिट होगा वो नहीं देखा, लॉस हो जाएगा वो पहले.
तो इसको कैसे याद करेंगे? प्रॉफिट का अनुमान नहीं, लॉस की तैयारी। प्रॉफिट का अनुमान नहीं, लॉस की तैयारी, वो है तुम्हारा कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट। ओके, लेट्स मूव ऑन टू फर्दर। यहाँ पर भी एग्जाम्पल दिया है आपको। द क्लोजिंग स्टॉक इन द फैक्ट्री इज वैल्यूड एट 25,000 एट कॉस्ट प्राइस एंड 35,000 एट इट्स मार्केट प्राइस, बट while recording in books the value of 25,000 will be considered being the lowest of all. ओके okay. एक बार बुक की तरफ नजर डालेंगे। बुक में क्या लिखा है? कंजर्वेटिज्म, अबाउट कंजर्वेटिज्म, while recording the business transaction we have to anticipate no profit but provide for all possible losses. Understood? We have to anticipate no profit but provide all possible losses. Okay, तो ये है आपका कंजर्वेटिज्म। लेट्स गो ऑन टू फर्दर। नेक्स्ट इज गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। ओके, नाउ व्हाट इज गोइंग कंसर्न कंसेप्ट? हम मानकर चलते हैं कि बिजनेस फ्यूचर में भी चलता रहेगा, इसलिए एसेट्स को बेचने की कीमत पर नहीं बल्कि उपयोग की कीमत पर माना जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक शॉप आज बंद नहीं हो रही है, वो अगले कई साल चलेगी, इसलिए उसका फर्नीचर, मशीन आदि सब बिजनेस में उपयोग के लिए माने जाते हैं। सिंपल ट्रिक, बिजनेस कंटिन्यूज इन फ्यूचर, दैट इज योर गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। बिजनेस कंटिन्यूज इन फ्यूचर, बिजनेस चलता रहेगा फ्यूचर में भी। बुक में क्या लिखा? इट इज अ बेसिक assumption that business is a going concern and will continue its operations for future. Going concern concepts influence accounting practices in relation to valuation of assets and liabilities, depreciation of the fixed assets, treatment of outstanding and prepaid expenses, and accrued and unearned revenue. For example, assets are generally valued at historical cost, and any increase or decrease in the value of assets in the short period is ignored. Okay, so that is your going concern concept. Business is a going concern concept. 7. Realization concept. What is realization now? Realization concept, in this income तब मानी जाती है जब गुड्स या सर्विस दे दी जाती है। पैसा मिला या नहीं मिला इससे फर्क नहीं पड़ता। ओके, लेट्स से फॉर एग्जांपल, आपने 1 जुलाई को 20,000 का सामान बेच दिया। कस्टमर आपको पैसा 1 अगस्त को देगा। सेल्स कब रिकॉर्ड होगी? 1 जुलाई, क्योंकि गुड्स डिलीवर हो चुका है 1 जुलाई को। तो दैट्स योर रिलेशन कंसेप्ट। इसको सिंपल कैसे याद करेंगे? गुड्स डिलीवर इक्वल्स टू इनकम रिकॉर्ड। दैट्स योर रियलाइजेशन कंसेप्ट। बुक में क्या लिखा है? इनकम इज रिकॉर्डेड ओनली व्हेन इट इज रियलाइज्ड, either it is received or earned. Revenues are recorded only when sales are affected or the service are rendered. Sales revenue are considered as recognized when sales are affected during the accounting period, irrespective of the fact whether cash is received or not. Understood? So that's your realization concept. Next is accrual. Accrual concept क्या है? What is accrual concept now? Income जब अर्न हो जाए तो रिकॉर्ड करो, एक्सपेंस जब हो जाए तो रिकॉर्ड करो। पैसा मिले या ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल, आपने एम्प्लॉई से जून में काम करवाया, सैलरी आप जुलाई में उसे देंगे, फिर भी सैलरी एक्सपेंस जून में ही रिकॉर्ड होगा। ओके, कब रिकॉर्ड होगा? सैलरी एक्सपेंस जून में ही होगा। सो इसको कैसे याद रखेंगे? वर्क डन इक्वल्स टू एंट्री करेंगे। वर्क डन इक्वल्स टू एंट्री। That's your accrual concept. Income is recorded when it accrues, earned, and expenses are recorded when they are accrued, become payable.
All expenses and income, all expenses and revenues related to the accounting period are to be considered irrespective of the fact the revenues are received in cash or not, or expense are paid in cash or not. Okay, so that's your accrual concept. Let's move on to further dual aspect concept. क्या we were on ninth concept, that is dual aspect. ये है हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट्स होते हैं, राइट? यही डबल एंट्री सिस्टम का मेन पॉइंट है, मेन आधार है। हर एंट्री के, हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल राहुल ने बिजनेस में 1 लाख रुपीस लगाए, इसके दो इफेक्ट्स क्या हो गए? एक तो कैश बढ़ गया बिजनेस में और कैपिटल भी बढ़ गया। दो हो गए, दो ये हो गए हमारे दो इफेक्ट्स। दूसरा एग्जांपल समझेंगे। लेट्स से फर्नीचर खरीदा आपने 20,000 रुपीज का इन कैश, कैश में खरीदा फर्नीचर ऑफ ₹20,000। इसका दो इफेक्ट्स क्या होगा? पहला तो फर्नीचर आ गया है बिजनेस में, हमारा फर्नीचर बढ़ गया है बिजनेस में, फर्स्ट। एंड सेकेंड इज कैश कम हो गया। कैश में खरीदा ना तो कैश गया ना हमारे जेब से, तो कैश कम हो गया, तो ये हो गया हमारा दो इफेक्ट्स। इसको कैसे याद रखेंगे? वन ट्रांजैक्शन इक्वल्स टू टू इफेक्ट्स। डुअल एस्पेक्ट का क्या है मेन मोटिव? वन ट्रांजैक्शन इक्वल्स टू टू इफेक्ट। ओके, वन ट्रांजैक्शन इक्वल्स टू टू इफेक्ट्स, दैट्स योर डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। हो गया डुअल एस्पेक्ट। लेट्स मूव ऑन टू फर्दर डिस्क्लोजर कंसेप्ट। ओके, डिस्क्लोजर कंसेप्ट क्या है? अभी नाम से ही पता चल रहा है, डिस्क्लोज करना, डिस्क्लोजर। बिजनेस को अपनी इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन छिपानी नहीं चाहिए। बिजनेस को अपनी इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नहीं छुपानी चाहिए। जो भी जरूरी जानकारी है या इंफॉर्मेशन है उसे ईमानदारी से दिखाना चाहिए। लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर बिजनेस ने बैंक लोन लिया है तो उसे अकाउंट्स में दिखाना जरूरी है। अगर बिजनेस को लॉस हुआ है तो उसे भी छिपाना नहीं चाहिए। क्यों? ताकि ओनर्स, इन्वेस्टर्स, बैंक और गवर्नमेंट सही डिसीजन ले सके। इसको कैसे याद रखेंगे? इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को पूरी तरह बताओ इक्वल्स टू डिस्क्लोजर कंसेप्ट। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को एक बुक लेके बैठे हो तो उधर लिख लो, कंसेप्ट का नाम लिखो डिस्क्लोजर कंसेप्ट, उसके अंडर आप लिख सकते हो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को पूरी तरह बताओ इक्वल्स टू डिस्क्लोजर कंसेप्ट। ओके, नेक्स्ट मटेरियलिटी कंसेप्ट। व्हाट इज मटेरियलिटी कंसेप्ट? मटेरियलिटी कंसेप्ट यानी कुछ इंपॉर्टेंट चीजों पर ध्यान। अकाउंटिंग में सिर्फ वही जानकारी अलग से दिखाई जाती है जो इंपॉर्टेंट यानी महत्वपूर्ण हो। छोटी छोटी चीजों को अलग से दिखाना इतना जरूरी नहीं होता अकाउंट्स में। ओके, लेट्स से फॉर एग्जांपल एक बड़ी कंपनी ने 20 रुपीज का एक 20 रुपए का पेन खरीदा, तो क्या उसके लिए अलग फाइनेंशियल रिपोर्ट बनाई जाएगी? नहीं बनाई जाएगी। ओके, लेकिन अगर वही कंपनी अगर 20 लाख रुपीस का मशीन खरीदेगी तो उसे जरूर दिखाया जाएगा। ओके, तो ये है मटेरियलिटी कंसेप्ट। इसको कैसे याद रखेंगे? इंपॉर्टेंट चीजें दिखाओ, छोटी चीजें अलग से दिखाना जरूरी नहीं, इक्वल्स टू मटेरियलिटी। ओके, लेट्स मूव ऑन टू फर्दर। लास्ट कंसेप्ट आता है 12th वन, दैट इज मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग कंसेप्ट क्या है? अभी जैसे मैचिंग कंसेप्ट हो गया, जिस साल की इनकम है उसी साल का एक्सपेंस भी उसी इनकम के साथ मिलाकर दिखाना चाहिए। जिस साल की इनकम है उसी साल का एक्सपेंस भी उसी इनकम के साथ मिलाकर दिखाना चाहिए। लेट्स से फॉर एग्जांपल मान लो दुकान ने 2026 में 1 लाख की सेल की। उस सेल के लिए जो खर्च हुआ है, जैसे गुड्स कॉस्ट 60,000 हुआ, सैलरी 10,000 हुआ, रेंट हुआ 5,000, तो प्रॉफिट निकालते समय इन्हीं एक्सपेंसेस को 2026 के इनकम से घटाया जाएगा।
ओके, दैट्स अ मैचिंग कंसेप्ट। इसका एक इजी फॉर्मूला बन जाता है, प्रॉफिट इक्वल्स टू इनकम माइनस रिलेटेड एक्सपेंसेस। प्रॉफिट इक्वल्स इनकम माइनस रिलेटेड एक्सपेंसेस, यानी कमाई और उसी कमाई के खर्च का मिलना, दैट इज इक्वल्स टू मैचिंग कंसेप्ट। जिस इनकम का साल उसी एक्सपेंस का साल, equals to matching concepts. Okay, so here we done with all our basic concepts in accounting. Some of the basic important concept, ये important concepts थे जो हमें पता होना चाहिए, इनके मीनिंग हमें पता होना चाहिए। ओके, ओके, नेक्स्ट है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एएस एंड आईएफआरएस। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अभी हम पढ़ेंगे। अकाउंटिंग के रूल्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऐसे, मैं आपको बता देती हूँ हम कहाँ है। आई होप यू आर नॉट इन अ स्लीपी मोड में नहीं हो सब, या यह अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ओके, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के ऐसे रूल्स है जिनका पालन सभी कंपनीज को अकाउंट्स बनाते समय करना चाहिए। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ऐसे रूल्स है, क्या है रूल्स है, क्यों जरूरी है? अगर हर कंपनी अपने अलग अलग रूल्स इस्तेमाल करे तो किसी की तुलना किसी से नहीं हो पाएगी, समझा? इसलिए सभी को कुछ कॉमन रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल, जैसे स्कूल में सभी स्टूडेंट्स एक ही एग्जाम पैटर्न फॉलो करते हैं, उसी तरह कंपनीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करती है। कैसे याद करेंगे? अकाउंटिंग के कॉमन रूल्स इक्वल्स टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग के कॉमन रूल्स इक्वल्स टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अभी यहाँ बोला इन द वर्ड्स ऑफ कोलर, कोलर जी ने कुछ बोला है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर कोड्स ऑफ कंडक्ट इम्पोज्ड बाय कस्टम्स, लॉज और प्रोफेशनल बॉडीज फॉर द बेनिफिट ऑफ पब्लिक अकाउंटेंट्स एंड अकाउंटेंट्स जनरली। ओके, ओके, फिर आता है नीड फॉर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जरूरी क्यों है? द नीड फॉर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर इज एज फॉलोज, एक एक करके समझेंगे। टू प्रमोट बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की जरूरत क्यों है? फर्स्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझने में आसान बनते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझने में आसान बनते हैं। सेकेंड, सभी अकाउंटेंट एक जैसे रूल्स फॉलो करते हैं। सभी अकाउंटेंट्स एक जैसे रूल्स फॉलो करते हैं। थर्ड, दो कंपनीज की तुलना करना आसान होता है। दो कंपनीज की तुलना करना आसान होता है। ओके, फोर्थ, रिपोर्ट ज्यादा भरोसेमंद बनती है। रिपोर्ट्स कैसी बनती है? रिपोर्ट ज्यादा भरोसेमंद, रिलायबिलिटी बोला ना यहाँ पर, वैसे भरोसेमंद बनती है। एंड फिफ्थ इज कानूनी नियमों का पालन होता है। टू मीट द लीगल रिक्वायरमेंट्स इफेक्टिवली, यानी कानूनी नियमों का पालन होता है। So that's your need for accounting standard. International Financial Reporting Standards IFRS. International Financial Reporting Standard, that is IFRS. ये क्या बोलता है? IFRS ऐसे इंटरनेशनल अकाउंटिंग रूल्स है जिन्हें दुनिया के कई देशों में माना जाता है। तो IFRS क्या है? इंटरनेशनल अकाउंटिंग रूल्स है जिन्हें दुनिया के कई देशों में माना जाता है। इनका उद्देश्य है कि अलग अलग देशों की कंपनीज की फाइनेंशियल रिपोर्ट्स एक जैसी और आसानी से समझने योग्य हो, समझा? फॉर एग्जाम्पल, अगर इंडिया की कंपनी और यूके की कंपनी दोनों IFRS फॉलो करे तो उनकी रिपोर्ट्स की तुलना करना आसान हो जाएगा, समझा? कैसे याद रखेंगे? पूरी दुनिया के अकाउंटिंग रूल्स इक्वल्स टू IFRS। पूरी दुनिया के अकाउंटिंग रूल्स किसमें आता है? IFRS में। ओके, डन विद द IFRS। लेट्स मूव ऑन फर्दर। क्या है आगे? आगे है हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इन इंडिया। ओके, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अभी हमारा लास्ट कंसेप्ट होने वाला है इस चैप्टर का। वी विल कवर अप दिस इन टूडेज लेक्चर। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इन इंडिया क्या है? इसको क्या बोलते हैं? AS बोलते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन इंडिया AS।
Imagine, समझो, imagine every school has different rules for exams. One school gives 100 marks, another gives 80 marks, another checks papers differently. It would be impossible to compare students. है ना, impossible हो जाएगा. The same happens in business. Business में भी same होता है. So accounting standards यानी AS का common rules that every business follow while preparing accounts. Accounting standards are common rules that every business follow while preparing accounts. Common rules है. Simple definition: accounting standards are common accounting rules that make financial statements correct, uniform and easy to compare. Okay, who makes these rules? ये rules कौन बनाते हैं? ये rules कौन बनाते हैं? In India, these rules are made by ICAI. What is ICAI? Institute of Chartered Accountants of India. ICAI क्या है? क्या नाम, full form क्या है? Institute of ICAI, Institute of Chartered Accountant of India. ये है ICAI. हमारे जो CA के एग्जाम, सीए का एग्जामिनेशन होता है ना, तो इसके अंडर होता है आईसीएआई. ओके, think of ICAI as a teacher who makes the accounting rules. Why are accounting standards needed? They help to make accounts easy to understand, make accounts of different companies comparable, increase trust in financial statements, follow the same accounting method, follow legal requirements. ओके, तो इजी ट्रिक है, इजी तरीके से याद रखेंगे तो वन रूल सेम अकाउंट्स इजी कंपैरिजन, वन रूल सेम अकाउंट्स इजी कंपैरिजन. ओके, फिर आता है, लेट्स बुक का भी पढ़ लेते हैं. In India, standards of accounting is issued by the Institute of Chartered Accountant of India (ICAI). The Council of the Institute of Chartered Accountant of India constituted Accounting Standards Board (ASB) on 21st April 1977, recognizing the need for accounting standards in India. ASB formulates accounting standards so that such standards may be established by the Council of the Institute in India. The ASB will consider the applicable law, custom usage, business environment, and the international accounting standards while framing accounting standard AS in India. Due to globalization, the accounts prepared in India must be compatible with accounts prepared in other countries. This has resulted in the existing AS being covered with the IFRS. This convergence has resulted in what is known as IND-AS. IND-AS are basically the international accounting standards which have been modified in accordance with Indian accounting practices, customs and traditions. Presently, all big companies have to follow IND-AS rules, but smaller business units are allowed to continue using AS. In future, it is expected that all business entities in India will migrate to IND-AS. ओके, IND-AS आया इधर, है ना. IND-AS क्या होता है? इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. व्हाट इज IND-AS? इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. अर्लियर इंडिया यूज्ड AS अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. पहले इंडिया क्या यूज करता था? AS अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. बट नाउ टू मैच इंटरनेशनल अकाउंटिंग रूल्स IFRS, India has introduced IND-AS, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. बिग कंपनीज फॉलो IND-AS. इंपॉर्टेंट. ओके, बिग कंपनीज फॉलो करते IND-AS. स्मॉल फर्म्स नहीं करते, वो अभी भी फिलहाल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी फॉलो करते हैं, लेकिन जो बिग बिग कंपनीज है वो IND-AS फॉलो करती है. ओके, लेट्स मूव ऑन टू फर्दर. Some accounting standards. AS, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India has so far issued 31 accounting standards. Some of these accounting standards are explained below. कितने? 31. पूरे 31 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, लेकिन आपके बुक में आई गेस 10 ही दिए. हाँ, आपके बुक में सिर्फ 10 बताए. बिगिनर क्लास में इतना सारा इंपॉर्टेंट नहीं है. जो आपके लिए, जो आपके सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट है वो आपके लिए बताया है. ओके,
So first, AS1, disclosure of accounting policies. AS1, disclosure of accounting policies. ये year दिया 1401 for companies and 1403 for others. Okay, AS1 क्या है? A company, इसका अभी एक एक करके हम मतलब समझेंगे पूरे AS का, पूरे 10 AS हम समझेंगे. फर्स्ट लेट्स start with first AS1, disclosure accounting policy. A company should clearly tell which accounting methods and policies it follows. Disclosure, disclose करना. A company should clearly tell, कंपनी को clearly बताना चाहिए कि कौन सा accounting method और policy follow करने वाली है. For example, if a company uses the straight line method for depreciation, it should mention it. है ना, अगर depreciation के लिए वो straight line method follow करती है तो उसे बताना चाहिए, कंपनी को बताना चाहिए कि हम ये मेथड फॉलो करते हैं. ओके, फॉर depreciation you should mention it. Remember, tell the accounting method openly. तो AS1 क्या बोलता है? अकाउंटिंग मेथड ओपनली बताओ. टेल द अकाउंटिंग मेथड ओपनली. सेकंड AS इज एवेल्युएशन ऑफ इन्वेंटरीज. AS2, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरीज. Okay. AS2, valuation of inventories. Stock should be valued at cost price or net realizable value NRV, whichever is lower. यहाँ क्या बोला है? स्टॉक वैल्यू होगा वो कॉस्ट प्राइस और नेट रिलाइजेबल वैल्यू, ये जो दो वैल्यू बताए, इन दो वैल्यू में से whichever is lower, जो कम होगी वो रिकॉर्ड की जाएगी. Let's say for example, cost price है ₹100, selling value that is NRV है ₹90. तो बुक में क्या रिकॉर्ड होगा? बुक विल रिकॉर्ड ₹90. ओके, so that is your AS2, valuation of inventories. Remember, lower value is recorded. In this, lower value is recorded. Let's move on to further AS3. AS3 is cash flow statement. Cash flow statement shows how cash comes into the business and how cash goes out. For example, cash received, sales, loan, cash paid में आएगा salary, rent, electricity. It is like your monthly income and expense statement. It is like your monthly income and expense statement. That is your AS3 cash flow statement. AS6, fourth one is AS6. AS6, depreciation accounting. Depreciation accounting ये क्या है? When we use an asset for many years, its value decreases gradually. This decrease is called depreciation. For example, a machine cost 1 lakh rupees. Every year, some value decreases because it is being used. Depreciation बोला ये है, depreciation लगाता है मशीन पे. कोई भी हमारे पास जो एसेट है उस पर depreciation लगता है. ओके, एवरी ईयर, हर साल कुछ वैल्यू डिक्रीज होती है. Depreciation is equal to gradual decrease in asset value. Okay, that is your AS6, depreciation accounting. Next, fifth one, AS8, accounting for research and development. Okay, money spent on research and development is R&D. रिसर्च एंड डेवलपमेंट को क्या बोलते हैं? R&D is treated as an expense. ये क्या है? एक्सपेंस है. फॉर एग्जाम्पल, अ कंपनी spends money to develop a new medicine. किसी कंपनी ने नई मेडिसिन प्रोड्यूस करने के लिए पैसा खर्च किया है. दैट कॉस्ट इज रिकॉर्डेड एज एन एक्सपेंस. वो क्या रिकॉर्ड होगा? वो एज ए एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा. ओके, so that's just simply AS क्या था? 8, accounting for research and development. Now next, sixth one, AS9, revenue recognition. Revenue recognition क्या है? Revenue is recorded when it is earned, not necessarily when cash is received. Revenue recorded when it is earned, not necessarily when the cash is received. For example, goods sold today on credit. आज goods उधार में बेचा. कैश विल कम्स ऑन नेक्स्ट मंथ. अगले महीने कैश आएगा, हमारे पास पैसा आएगा. रेवेन्यू इज रिकॉर्डेड टुडे. रेवेन्यू कब रिकॉर्ड होगा? आज रिकॉर्ड होगा, क्योंकि आज हमने बेचा है.
Okay, so that is your AS9, revenue recognition. AS10, accounting for fixed assets. Seventh one is AS10, accounting for fixed assets. Record of fixed asset at its purchase cost plus all expenses to make it ready for use. Record of fixed asset at its purchase cost plus all expenses to make it ready for use. For example, machine price 90,000, transport 5,000, installation 5,000, total cost कितना हो गया 1 lakh, which is the value recorded in the books. So this is your fixed asset AS10, accounting for fixed assets. पूरी वैल्यू मिला के रिकॉर्ड होगी बुक में. Next, eighth one, AS12, accounting for government. Accounting for government grants. Sorry, AS12, accounting for government grants. Government grants, मतलब in the government, if the government gives financial help, that is grant, record it only when the company is sure it will receive it and meet all conditions. Let's say for example, government gives a subsidy to buy a machine. Government subsidy देती है machine खरीदने के लिए. The company record it after confirming the conditions are fulfilled. Okay, so that's the accounting for government grants. Ninth one, AS13, accounting for investments. मतलब explain how investment should be shown in the books. बताना investment कैसे दिखाई जाएगी books में. Explain how investment should be shown in the books. Example, shares, mutual funds, bonds, etc. are investments. ये सब क्या ये investments है ना, हमारे shares, mutual funds, bonds. These are all investment. The standard tells how to value and report them. तो ये हमें standard क्या बताता है? How to value and report them. पढ़ेंगे हम. According to this standard, an enterprise should disclose the current and long-term investment distinction in its financial statement. Current investment should be carried in the financial statement at the lower cost or fair value. However, long-term investment should always be carried in the financial statement at the cost price. So that's why AS13, accounting for investment. And last AS, 10th one is AS22, accounting for taxes on income. Accounting for taxes on income क्या बोलता है? This standard explain how income tax should be recorded in the accounts. How income tax should be recorded in the accounts. For example, a company earns profit. It calculates income tax and records it properly in the books. A company earns profit. It calculates income tax and record in its book properly record in its books. So that is your accounting on for taxes on income. ये थे हमारे 10 अकाउंटिंग रूल, 10 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. टोटल 10 हमने पढ़े. एक बार क्विक रिवीजन कर लेंगे हम ये 10 अकाउंटिंग का. एक बार मैं आपको वन लाइन में सब एक बार बता देती हूँ. ओके, ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए. फर्स्ट AS1. AS1 टेल विच अकाउंटिंग मेथड्स आर यूज्ड. AS2, AS1 disclosure of accounting policies क्या था? Tell which accounting methods are used. AS2 valuation of inventories, उसमें क्या था? Value stock at the lower amount. AS3 cash flow statement, इसमें क्या था? Shows cash receipt and cash paid. AS6 depreciation accounting, इसमें क्या था? Records depreciation of assets. AS8 accounting for research and development, research expenses are recorded as expenses. Okay. AS9 revenue recognition, records revenue when earned. AS10 accounting for fixed assets, record fixed assets at total purchase cost. AS12 accounting for government grants, record government grants correctly. AS13 accounting for investments, rules for investments. AS22 accounting for taxes on income, rules for recording income tax. Okay, understood? समझा? One main thing
यू डोंट नीड टू सम मेमोराइज एवरी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन डिटेल। ओके, आपको याद नहीं रखना है, रट्टा नहीं करना है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। जस्ट रिमेंबर व्हाट ईच स्टैंडर्ड इज मेनली अबाउट। बस समझना है कि हर एक स्टैंडर्ड किस बारे में है। ओके, सो वी आर डन विथ आवर फर्स्ट चैप्टर, इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। इन द नेक्स्ट लेक्चर, मतलब हमने हमारा समझने वाला पार्ट जो हमें समझना चाहिए, जो इम्पोर्टेंट है समझना, फर्स्ट चैप्टर में जो फर्स्ट चैप्टर पूरा थ्योरी बेस्ड था, हमने पूरा थ्योरी पढ़ लिया, हमने पूरा समझ लिया क्या क्या किस बारे में क्या क्या कंसेप्ट है। ओके, इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल बी डूइंग दिस एक्सरसाइज पार्ट। ओके, मैं आप लोगों के लिए ये एक्सरसाइज पार्ट भी करूंगी, थोड़ा ही, ये ज्यादा नहीं है ना। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डू दिस ऑल्सो। So this is full your chapter 1 bookkeeping, introduction to bookkeeping accountancy। कैसा लगा? इजी था ना? आपको याद नहीं रखना है एक एक चीज, आपको बस वो कंसेप्ट किस बारे में है वो बस समझ जाना है, बाकी सब हो गया समझो। ओके स्टूडेंट्स, let's wind up for today। We have completed the chapter 1 bookkeeping and introduction to bookkeeping and accountancy of class 11th। In the next lecture we will continuing with the exercise of this chapter। Okay, we will do the exercise part। जिसने भी मेरा प्रीवियस का वीडियो नहीं देखा है, प्रीवियस के लेक्चर्स नहीं देखे, दे कैन गो एंड वॉच इट। आपको प्रीवियस सारे कंसेप्ट इजीली समझ जाएंगे। Have any doubt regarding any topics you didn't understood, regarding anything, you can freely ask me in the comment section। comment section आपके लिए हमेशा खुला हुआ है, आप मुझे पूछ सकते हो, जो भी डाउट्स कुछ भी है आप मुझे बिंदास पूछ सकते हो। I will be very happy to help you out। Okay students, let's wind up for today। See you all in the next lecture। Till then, bye bye, take care।